जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एडीओ एडुटेरिया वॉल्यूम 3 का आज हम लोग दूसरा टेस्ट कवर करेंगे। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा किसी एक ग्रुप में या फिर टेलीग्राम चैनल पर। जल्दी से सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब तीसरा सेट आएगा इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा ये बुक वाला पूरा सीरीज, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। आज के टेस्ट का कट ऑफ रहेगा 72 मार्क्स। निम्नलिखित तटीय भू आकृतियों में से कौन सी अपरदन से निर्मित होती है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, कूट का सहायता लेकर के सही उत्तर चुनना है यहाँ पर। तो देख ले वन बाय वन। पहला है यहाँ पर समुद्री मेहराब, बिल्कुल ये हो जाएगा। दूसरा है लैगून, तो लैगून इसमें नहीं आएगा। तीसरा है समुद्री गुफा, ये आ जाएगा, और पुलिन इसमें नहीं आएगा। अगर बात कही जाए समुद्री मेहराब की, जब गुफा होता है दोनों ओर से कटकर मिलता है तब समुद्री मेहराब बनता है। लैगून की स्थिति कब होगी? लैगून तब बनेगा जब ऐसी स्थिति होगी कि लैगून पुलिन अपर्दन नहीं होगा, लेकिन निक्षेपण से जो निर्मित आकृतियां होंगी, ये लैगून की स्थिति बनेगी। फिर समुद्री गुफा कब बनेगी? तो समुद्री गुफा और समुद्री मेहराब दोनों ना तरंग अपर्दन की उपज होती है। जब गुफा दोनों ओर से कटकर बनती है तो समुद्री मेहराब बनती है, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन निरंतर अपर्दन से गुफा का क्या होता है? आकार बढ़ते रहता है। पुलिन क्या होगा? तो पुलिन का निर्माण भी ना रेत कंकर इन सब के निक्षेपण से ही होता है। तो ये दोनों भाई नहीं होगा इसमें। तो पहला और तीसरा हो जाएगा सही। तो 1 और 3 विकल्प एक करेक्ट आंसर हो गया इसका। अगर आपको भी करना है यूपी से बीएड, वो भी सिर्फ 60,000 में, तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 8676934039 और ये एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हम लोग करवाते हैं, मात्र 60,000 में। इस नंबर पर आइए, कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, ट्रांस हिमालय और उत्तर पश्चिमी हिमालय की पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और नीचे कहा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। यहाँ पर देख लेते हैं पहले वन बाय वन स्टेटमेंट। पहला है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम सही क्रम है। तो बिल्कुल ये सही दिया गया। तो पहला भैया यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आता है लद्दाख, फिर अंत में काराकोरम श्रेणी आता है। ये सारा पूरा जो दिया गया है बिल्कुल सही है। दूसरा है, लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक श्योक नदी के बीच एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। ये भी स्टेटमेंट भाई सही दिया गया है। तीसरा है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन जास्कर श्रेणी का हिस्सा है। तो ये ना विश्व की दूसरी सबसे चोटी है, ऊंची चोटी है, और जास्कर श्रेणी का नहीं भाई, ये काराकोरम श्रेणी का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, कौन सी श्रेणी? तो काराकोरम लिख लीजिएगा आप लोग, काराकोरम श्रेणी। तो ये वाला गलत हो गया। पहला और दूसरा सही है। यहाँ पर देख लेते हैं 1 और 2, केवल 1 और 2 विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और क्या कहा जा रहा है, कौन से कथन सही है या है। पहले पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला स्टेटमेंट भाई यहाँ पर, जब ये प्लेटें टकराती है तो कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। तो ये वाला क्या है? बिल्कुल गलत दिया गया है। जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराएंगी तो अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट जो होगी कम घनत्व वाली महासागरीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, कथन में सीधे सीधे उसे उल्टा बताया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या है, इस प्रक्रिया में बनने वाला मैग्मा मुख्य रूप से बेसाल्टिक होता है, जिसके कारण तटों पर सौम्य ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। ये भी स्टेटमेंट गलत दिया गया, क्योंकि मैग्मा की प्रकृति जो होती है, प्रक्रिया से बनने वाला मैग्मा एंडेसिटिक प्रकृति का होता है, बेसाल्टिक नहीं होता है। कैसा होता है? एंडेसिटिक होता है। मैं यहाँ पर लिख दूं एंडेसिटिक प्रकृति का होता है भाई, ये बेसाल्टिक नहीं होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जिसके कारण यहाँ विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार होता है। इस वजह से ये वाला भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसको ना थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, तब जाकर के यहाँ पर लिखने में सही रहेगा। चलिए अब सही है। तीसरा देखिए यहाँ पर क्या है, पेरू चिली गर्त महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच विनाशकारी प्लेट सीमा का एक सटीक उदाहरण है। ये वाला यहाँ पर क्या है भैया, सही दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। ये नाजका प्लेट है ना, महासागरीय और दक्षिण अमेरिकी प्लेट जो महाद्वीपीय के बीच विनाशकारी सीमा का सबसे सटीक उदाहरण माना जाता है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, इस टकराव के कारण केवल नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है, भूकंपीय गतिविधियां यहाँ नगण्य होती है। जो भूकंपीय गतिविधियां होगी सीमाओं पर नवीन वलित पर्वत, जैसे कि एंडीज पर्वत, कौन सा हो जाएगा? नवीन वलित में कौन सा हो जाएगा? एंडीज पर्वत का उदाहरण ले लीजिए आप। तो इसके साथ साथ ना तीव्र भूकंपीय ज्वालामुखी गतिविधियां होगी, तो ये नग्न कहना इसका गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो चौथा यहाँ पर गलत हो जाता है। केवल यहाँ पर तीसरा सही है। पूछा जा रहा है कौन से कथन सही है, केवल 3 हो जाएगा, विकल्प बी करेक्ट आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए,
अरावली पर्वत श्रेणी के भू आकृतिक और ज्वालावायुवीय महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सही या गलत, क्या देखते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है भाई, कौन सा कथन सही है। तो चलिए देख लेंगे, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं यहाँ पर वन बाय वन। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथे प्रश्न का स्टेटमेंट पढ़ा जाए। पहला स्टेटमेंट है, अरावली श्रेणी थार मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकने के लिए एक भौतिक बाधा के रूप में कार्य करती है। ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है, जो कि मरुस्थल की रेतीली आंधियां होती है ना, मरुस्थलीकरण को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार के रूप में काम करती है, तो ये सही हो गया। दूसरा यहाँ पर, अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होने के कारण यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के समानांतर पड़ती है, जिससे राजस्थान में भारी वर्षा होती है। ये वाला सही है। तो अरावली का विस्तार सबसे पहले जान लीजिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है, ठीक। और इसके जो ये मानसून जो होता है ना, अरब सागर जो है इसी के शाखा के समांतर होता है। तो अरब सागर शाखा यहाँ पर दिया गया है, इसके समानांतर पड़ता है, ये भी सही है। इसके कारण क्या होता है, मानसूनी हवाएं बिना टकराए निकल जाती है और राजस्थान में वर्षा अत्यंत कम होती है। यहाँ पर भारी वर्षा होती है, तो ये वाला गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, वर्षा कम होती है भैया, तो ये वाला गलत हो गया। आगे देखिए, स्टेटमेंट ना लास्ट तक पढ़ना है, यानी कि ऊपर पढ़ लिया भैया, हाँ सही दिया गया, उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, अंत में देखो एक कम की वजह से गलत हो गया ना स्टेटमेंट। तीसरा देखिए, बनास नदी अरावली को पार करने वाली एकमात्र नदी है जो अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। ये वाला अभी यहाँ पर गलत दिया गया। बनास नदी जो है ना, अरावली से निकलने वाली नदी तो है ही, लेकिन ये अपना जल चंबल नदी में मिलाती है। कहां पर, चंबल नदी में, चंबल में जाकर के ये मिल जाती है, और इसके बाद अंततः कहां जाके मिलती है, यमुना में, यमुना में मिलती है, खंभात की खाड़ी में मिलती नहीं है। और खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। तो खंभात की खाड़ी में मिलने वाली नदियां भैया कौन सा, साबरमती, साबरमती लिख लेना, और माही हो जाएगा, नर्मदा नदी, और एक नदी है ताप्ती। ये सारी खंभात की खाड़ी में गिरती है। तीसरा तो गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट पढ़िए, अरावली क्षेत्र धात्विक खनिज जैसे तांबा, सीसा, जस्ता के मामले में अत्यंत समृद्ध है। ये बिल्कुल सही दिया गया। अरावली क्षेत्र प्राचीन बलित पर्वत होने के कारण ना, यहाँ पर तांबा जो खेतरी होता है, जस्ता, सीसा, ये सब ना धात्विक खनिज में बहुत समृद्ध होता है। ये वाला यहाँ पर सही हो गया। दूसरा तीसरा गलत था, पहला और चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1 और 4 सही है। यहाँ पर 1 और 4 कौन सा है भाई, ऑप्शन देख लेना, पहला विकल्प है 1 और 4, केवल 1 और 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न है हमारा, वसंत विषुव लगभग 21 मार्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु का आरंभ होता है। जो लगभग विषुव होता है, लगभग 21 मार्च को घटित होता है, ये चीज आपको पता है। विषुव कब होता है, 21 मार्च को यहाँ पर दिया गया है। इस दिन सूर्य क्या होगा, इसकी किरणें होगी भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, और पृथ्वी का अक्ष कितना है, झुका है, तो 23.5 डिग्री झुका है पृथ्वी का अक्ष, जिसके कारण क्या होता है, इसी झुके होने के बावजूद ना इस दोनों गोलार्ध यानी सूर्य की ओर समान रूप से उन्मुख होता है। परिणाम क्या होता है, तो दोनों गोलार्ध में दिन और रात लगभग बराबर होगा। अगर उत्तरी गोलार्ध में बात कही जाए तो शीत ऋतु के अंत में और वसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत दे देता है ये, और दक्षिणी गोलार्ध में इसी समय क्या होगा, शीत ऋतु का आरंभ होने लगता है। सूर्य जब इस दिन आकाशीय विषुवत वृत्त को दक्षिण से उत्तर की ओर पार करेगा, तो इसके बावजूद भी यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी, तो सूर्य की आभासी स्थिति हो जो होगा उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, और कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब होगा, 21 जून को होगा। 21 जून को सूर्य लंबवत होगा। कहां पर भैया, यह होगा कर्क रेखा पर। कौन से रेखा पर, कर्क रेखा पर, जिसको ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। पिछले टेस्ट में यह क्वेश्चन आया था, ग्रीष्म अयनांत, ठीक है। और ये बीसीडब्ल्यू का टेस्ट चल रहा था, उसी में आया था ये वाला प्रश्न। चलिए आगे देख, सॉरी खान सर वाला टेस्ट चल रहा था, उसमें आया था ये क्वेश्चन। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शांत घाटी के वर्षा वनों से निकलती है और भरत पूजा नदी में मिलती है। ये नदी हो जाएगी कुंती पूजा नदी, साइलेंट वैली में मिलती है कुंती पूजा नदी, विकल्प सी हो जाएगा। और ये केरल के पलक्कड़ जिला में स्थित है शांति घाटी, ठीक है। शांति घाटी कहां पर है, केरल के पलक्कड़ जिला में, जिला का नाम लिख लेना आप लोग, पलक्कड़, ठीक है, इसी जिला में स्थित है। और क्षेत्र जो है ये पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा पाया जाता है यहाँ पर, और सघन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होता है यहाँ पर। कौन सा, उष्ण कटिबंधीय, शॉर्ट में लिख दिया आप लोग को, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। और वर्षा प्रचुर वन में कुंती पूजा नदी का यहीं से उद्गम होता है, ये नदी का नाम है, जो कि कुंती पूजा, भरत पूजा जो है ना नीला नदी का नाम है,
ठीक है, इसको नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है, भरतपुजा को। कभी पूछ दिया जाए भरतपुजा को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है, तो नीला नदी के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश है? इसमें से कौन से देश हो जाएंगे स्लोवाकिया के पड़ोसी भैया? तो ये हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा चेक गणराज्य, दूसरा वाला, फिर हो जाएगा हंगरी भी हो जाएगा, और ऑस्ट्रिया ये भी हो जाएगा। तो उत्तर में जो स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया के नॉर्थ में पोलैंड पड़ेगा, ठीक है, नॉर्थ में पोलैंड पड़ता है, और उत्तर पश्चिम में चेक गणराज्य हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में ऑस्ट्रिया, फिर हंगरी, यूक्रेन, ठीक है। तो चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, हंगरी तो हो ही गया, एक और लिख लीजिएगा, इसका पड़ोसी हो जाएगा यूक्रेन हो जाएगा, और एक पोलैंड यहां पर नहीं था तो पोलैंड भी लिख लेते हैं। ये सारे इसके पड़ोसी हो जाएंगे। तो 2, 3, 4 हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 2, 3 और 4। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक तरफ नहर परियोजना, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए गए हैं, इसको मिलान कर लेना। 4 यहां पर दिए गए हैं, चारों को मिलान करते हैं 1 बाय 1। पहला है घाट प्रभा नहर परियोजना, ये कर्नाटक राज्य का है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। उकाई नहर परियोजना ये गुजरात का हो जाएगा, ये भी सही मिला हुआ है। नीरा नहर परियोजना ये महाराष्ट्र का, ये भी मिला है। जवाई हो जाएगा तमिलनाडु का, ये भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर 3 युग्म जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 3 ही होगा ना भाई। घाट प्रभा नहर हो जाएगा कर्नाटक, उकाई हो जाएगा गुजरात, नीरा नहर हो जाएगा महाराष्ट्र, और जवाई हो जाएगा राजस्थान। सारे के सारे यहाँ पर सही दिए गए भाई, सभी चारों युग्म यहाँ पर सही मिलान किया हुआ है, तो विकल्प डी होना चाहिए, सभी चारों युग्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया गया है और रीजन दिया गया है, और कहा जा रहा है कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, पूर्वी घाटी की नदियां प्रायः विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है। जो पूर्वी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हो जाएगी भैया? ये गोदावरी हो जाएगी, लिख लेना शॉर्ट में, कृष्णा नदी हो जाएगी, फिर कावेरी, कावेरी कैसे लिख दूं पूरा, चलिए कावेरी हो जाएगी, उसके बाद महानदी, एम से महानदी आप लोग कर लेना, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और ये नदियां प्राय लंबी दूरी तय करती है और विस्तृत दक्कन पठार और तटीय मैदान से होकर बहती आ जाती है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है ना, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि लंबी नदी है ना ये, और लंबी यात्रा के दौरान ये नदी ना पर्याप्त मात्रा में क्या क्या लाता है, अवसाद लाता है। अवसाद में बालू लाएगा, गाद, मिट्टी, ये सब इकट्ठा करके जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरा देता है। फिर पूर्वी तटीय मैदान जो होगा अपेक्षाकृत चौड़ा होगा, समतल होगा, जो कि अवसाद के जमाव के कारण अनुकूल स्थिति बनेगा। फिर बंगाल की खाड़ी का तट क्या होगा, अपेक्षाकृत शांत हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, जहां ज्वार भाटा ऊर्जा का कम अवरोध पैदा करेगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, नदी द्वारा लाया गया अवसाद जो होगा मुहाने पर जाकर जमा हो जाएगा, और जमा होकर क्या करेगा, यही जाकर के ये डेल्टा का निर्माण कर लेता है। ठीक, तो ये वाला दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है, ये भी सही दिया गया है। वह लंबे दूरी तक समतल मैदानों से होकर बहती है और अधिक अवसाद लाती है। दूसरा भी सही दिया गया है, और जब दूसरा सही दिया गया है, इसीलिए डेल्टा का निर्माण होता है, अवसाद जमा हो जाएगा, वही तो डेल्टा का निर्माण करेगा। तो पूर्वी घाटी की नदियां प्राय विशाल डेल्टा का निर्माण करेगी। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन जो होगा स्टेटमेंट की सही व्याख्या भी दिया गया है। तो पहला यहां पर सही हो जाएगा, असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया है कोयला का क्षेत्र, दूसरे तरफ संबंधित राज्य। कौन सा कोयला क्षेत्र किस संबंधित राज्य से जुड़ा हुआ है? राजमहल का क्षेत्र बताइए भैया, यह झारखंड का हो जाएगा राजमहल का क्षेत्र। सोहागपुर हो जाएगा मध्य प्रदेश का, कहां का, मध्य प्रदेश का हो जाएगा। विश्रामपुर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, और रानीगंज हो जाएगा पश्चिम बंगाल। रानीगंज तो बहुत फेमस है। तो यहां पर मिलान करने के बाद क्या हो गया, कितने युग्म सही सुमेलित है? तो भैया सही सुमेलित है 2 ही हो जाएगा ना, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, ये दोनों तो नहीं हुआ ना, क्रॉस हो गया। तो 2 युग्म सुमेलित है, तो केवल 2 युग्म करिए, केवल 2, विकल्प बी। चलिए अगला देखिए, स्नायु और जोर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही होगा? तो पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्नायु हड्डियों को जोड़ता है और शरीर की गति में मदद करता है। स्नायु जो होता है जिसको मसल कहते हैं, ठीक है, स्नायु यानी कि जो हिंदी होता है ना, इसका बड़ा खतरनाक होता है। इंग्लिश लिखिए, इंग्लिश साइंस वाले क्वेश्चन में ना कोशिश कीजिए इंग्लिश वाला पार्ट ही पढ़ा जाए। तो मसल्स जो होता है ना, शरीर की वैसी संरचना होती है जो गति और शक्ति दोनों प्रदान करेगा, और हड्डियों से जुड़ा होता है, जो ज्वाइंट्स के माध्यम से हड्डियों को जोड़ता है। जब ये होता है ना मसल सिकुड़ेगा तो क्या होगा, हड्डी को खींचता है, और गति क्या होती है, इससे गति उत्पन्न होगा। अगर उदाहरण के लिए ले लिया जाए तो हाथ को मोड़ने से क्या होता है, बाइसेप्स जो होता है, जो बॉडी जिसको कहते हैं ना बॉडी बनाना, तो बाइसेप्स क्या होगा, स्नायु हड्डी को जोड़कर काम करती है। और जो ये मसल्स होता है ना, केवल हड्डी के बीच दूरी बढ़ाएगा और शरीर को कठोरता प्रदान करने का काम नहीं करता है, लेकिन वो क्या करेगा, लचीला होता है और गतिशील भी होता है, दोनों काम करेगा।
और मसल्स क्या करेगा और भी काम इसका है, जैसे कि रक्त वाहिकाओं का ये पार्ट तो नहीं होता लेकिन रक्त से पोषण प्राप्त कर लेगा। और मसल की कार्य प्रणाली को अगर देखोगे ना तो शरीर को चलने के क्रम में, दौड़ने के क्रम में, कुछ चीज उठाते हो या फिर कोई गति करते हो तो ये सक्षम बनाता है। यही मसल्स के कारण ही पूरा शरीर ये दौड़ पाता है, ये सारा सक्षम हो पाता है, क्योंकि दोनों स्थिति होता है इसमें, एक तो बैठने का काम भी और ये गतिशील भी रहता है, दोनों काम कार्य प्रणाली इसका होता है मसल्स का। आगे देखिए, हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। 4 स्टेटमेंट है और कहा जा रहा है नीचे दिए गए विकल्प का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे पहले की तरह ही। पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम, इसे प्रकाश परावर्तित करने की इसकी योग्यता के कारण गहनों में रत्न की तरह युक्त किया जाता है, यानी कि प्रयुक्त किया जाता है। ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है। हीरा का ना उच्च अपवर्तनांक होता है और प्रकाश को परावर्तित करने की योग्यता, इसी के कारण ये चमकीला होता है, जिसके कारण आभूषण में इसका यूज होता है। और हीरा ना विद्युत का कुचालक होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है भैया नहीं, ये कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। तो ये वाला गलत। तीसरा देखिए, इसे कांच, संगमरमर, पत्थर और अन्य कठोर पदार्थों से काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, सबको काटा जा सकता है हीरा से। आगे देखिए, इसे शैलों के वेधन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। बिल्कुल सही दिया गया है। कठोरता के कारण है ना, हीरा औद्योगिक रूप से ना चट्टान शैल के कारण जो वेधन, ड्रिलिंग के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये भी होगा, वेधन यानी कि ड्रिलिंग होता है। इसका हिंदी बड़ा खतरनाक दिया गया, इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ना, ड्रिलिंग के रूप में भी यूज होगा। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। सही उत्तर चुनना था यहाँ पर 1, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। 2 स्टेटमेंट है, दोनों को पढ़िए पहले। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ेगा और जल का हिमांक घटेगा। ये वाला क्या है? बिल्कुल सही दिया गया है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये वाला भी सही दिया गया। जब शुद्ध जल में नमक मिलाएंगे ना तो क्वथनांक उन्नयन के कारण क्या होगा? जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक जो होगा अवनमन के कारण हिमांक घटेगा। और जल में जब मिथाइल अल्कोहल मिलाएंगे तो जल में हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करेगा, फिर क्या होगा? वाष्प दाब बढ़ जाएगा, जिससे क्वथनांक क्या होगा भैया? ये घट जाएगा। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। केवल 1 और 2 दोनों होगा, यानी कि सॉरी 1 और 2 दोनों बात बराबर है। ठीक है, 1 एवं 2 दोनों सही है। विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सही है। सही पूछा जा रहा है, पढ़ लेते स्टेटमेंट, फिर आगे कूट दिया गया होगा, कूट की सहायता से सही उत्तर को चूज कर लेंगे। पहला यहाँ पर, रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। भैया रुधिर काहे लिखते हो? ब्लड लिख देते, खून लिख देते, खून दान कर सकता है। ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है। उसके पास ना कौन सा एंटीजन होगा भाई? ए एंटीजन होगा, तो दान कर सकता है। दूसरा है, रुधिर वर्ग ए बी वाला कोई व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए बी तथा ओ वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है। तो ये वाला गलत है। जब वर्ग होगा ना, ब्लड ग्रुप ए बी वाला होगा, तो ये व्यक्ति सर्वग्राही होगा, लेकिन वह केवल ए बी वाले व्यक्ति को ही रक्तदान कर सकता है, ए बी और ओ वाले व्यक्ति को नहीं दे सकता है। तो ये वाला गलत हो गया। सिर्फ किसको देगा? ए बी ग्रुप को ही दे सकता है, ए बी वाला। क्लियर? तीसरा देखिए, रुधिर वर्ग ओ यानी ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि ओ वाला जो होता है सार्वभौमिक दाता होता है। इसका रक्त किसी भी अन्य ग्रुप जो होगा ना, ब्लड ग्रुप जैसे ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ वाले किसी को दे सकता है, लेकिन ओ वाला व्यक्ति किसी का जो ब्लड होगा इससे ले सकता है ना बाबा, ये ले नहीं सकता। किससे लेगा? तो ओ से ही लेगा। ओ पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से। तो ये वाला ग्रुप जिनका भी होता है बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे समय में भगवान न करे किसी का ऐसा समय आए, बहुत ही खतरनाक होता है, उसमें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आगे कूट क्या दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्प का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो कौन कौन सा था? पहला और तीसरा सही था, केवल 1 और 3 विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। 3 खनिज दिए गए हैं और कहा जा रहा है उपयुक्त खनिज में मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? किसके के लिए? पेशियों के संकुचन के लिए। इसमें यूज किसका होगा? कैल्शियम का यूज होगा। भाई हड्डी में तो कैल्शियम होगा ना, कैल्शियम होगा ही, लोहा का होगा और सोडियम, सारे हो जाएंगे। जो मानव शरीर की मांसपेशियां होती है सुचारू रूप से कार्य करने के लिए संकुचन में कैल्शियम, लोहा, सोडियम भी इसमें आएगा। तीनों का आवश्यकता होगा। कैल्शियम क्या करेगा? संकुचन की प्रक्रिया को ट्रिगर करता है। कैल्शियम क्या करेगा? ये ट्रिगर करने का काम करता है संकुचन को। उसके बाद
सोडियम पोटेशियम क्या करेगा, ये तंत्रिका आवेग को मांसपेशी तक पहुंचाएगा, ठीक है, ये तंत्रिका आवेग को मांसपेशी तक पहुंचाएगा। तो तीनों के तीनों हो जाएंगे यहाँ पर, तो 1, 2 और 3 विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कहा जा रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है करेक्ट पूछा जा रहा है यहाँ पर। देखिए, परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, ये वाला सही होगा। परासरण में क्या होगा, तनु घोल से सांद्र घोल की ओर जाएगा, यानी कि कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सांद्र घोल से नहीं भैया, तनु घोल से क्या जाएगा, सांद्र घोल की ओर, तनु से सांद्र, यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर दिया, बस इतने में खत्म हो गया कहानी। तो तनु घोल होगा तो कम सांद्रता होगा, तनु घोल में सांद्रता भैया तो कम होगा, और सांद्र वाले में क्या होगा, सांद्र घोल में इसका क्या होगा, उच्च सांद्रता होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, तो कम से ही उच्च की तरफ जाएगा ना, तो ये वाला यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा देखिए, प्रतिलोम परासरण में तनु घोल का बाह्य दाब लगाया जाता है, तो प्रतिलोम परासरण होगा ना, सांद्र घोल क्या होगा, सांद्रित पक्ष पर बाह्य दाब लगाया जाएगा, ना कि तनु घोल पर, ठीक है। तो ये किस पर लगेगा, तो ये जब भी लगेगा तो सांद्र घोल पर लगेगा बाह्य दाब, ठीक है, ज्यादा रहेगा ना, उच्च सांद्रता होता है इसका। तो ये भी गलत हो गया। कौन सा सही पूछा जा रहा है, तो ना भैया एक ही सही है, ना ही दूसरा सही है, विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो प्रतिलोम परासरण होता है ना, उच्च सांद्रता वाले घोल पर परासरण दाब से अधिक बाहरी दाब डाल देगा, जिससे कि विलायक को सांद्र घोल से तनु घोल की ओर भेजा जाएगा। जैसे कि पानी में विलवनीकरण होता है, इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो। देखते हैं अगला प्रश्न, काले रंग के तार का विद्युत उपकरण में मुख्य कार्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रल के माध्यम से विद्युत लौटाने का काम करता है। आसान सा जवाब विकल्प बी हो जाएगा। और ये ना न्यूट्रल तार कहलाता है, काला तार न्यूट्रल कहलाता है। इसका काम होता है विद्युत उपकरण से होकर आने वाले जो धाराएं होती है, विद्युत धारा होता है, तो मुख्य विद्युत स्रोत तक इसको वापस लौटाता है और धारा को पूरा लूप प्रदान करता है, जिससे उपकरण अच्छे से काम करता है। और काला तार उपकरण की आंतरिक विद्युत प्रणाली घर के बिजली बोर्ड को भी जोड़ता है, और फेज जो से लाल तार होता है विद्युत उपकरण को पहुंचाता है यहाँ पर। और हरा तार जो होता है, हरा तार के बारे में अगर पूछा जाए तो ये ना तार सुरक्षा प्रदान करता है धारा का रिसाव होने पर, इसको जमीन में छोड़ता है, ठीक है, जमीन में। तो काला तार न केवल विद्युत लौटाता है बल्कि धारा के संतुलन उपकरण का स्थिरता भी बनाए रखता है। दोनों चीज हो जाएगा, ठीक है, विद्युत लौटाएगा भी और स्थिरता भी बनाए रखेगा, प्लस स्थिरता भी लिख लेना आप लोग, कहीं पूछ दिया जाए दो तो एक से अधिक हो जाएगा। स्थिरता बनाए रखता है, ठीक है। आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। नीचे दिए गए विकल्प का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। दो स्टेटमेंट है, दोनों को पढ़िए। पहला है, चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका बृहत पैमाने पर उत्पादन होता है। बाबा गलत दिया गया। चूना जो होता है CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड पर जल की प्रक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जल की क्रिया द्वारा इसका क्या होगा, बृहत पैमाने पर उत्पादन कैसे हो सकता है, ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा ना, ये बनेगा CaO, ठीक है, यहां लिखते हैं CaO प्लस हाइड्रोजन, यहां पर वाटर रहेगा, ठीक, और हाइड्रोजन 2 मोल यहां पर मुक्त हो जाएगा, ठीक है, मुक्त हो जाएगा ना। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये जो होगा ना बिल्कुल सटीक दिया गया है। और चूना पत्थर जो होता है ना, CaCO3 होता है इसका फॉर्मूला, रासायनिक फॉर्मूला क्या था चूना पत्थर का, CaCO3 होता है। ये भट्टी में जब उच्च तापमान पर गर्म किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कैल्सिनेशन कहा जाता है, कैल्सिनेशन की प्रक्रिया कहा जाएगा। तो ये वाला उत्पादन तो नहीं होगा भैया। दूसरा है, ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। तो CO2 होगा ना, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र बुझाने में भी होता है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स में झाग पैदा जो होता है ना, जैसे आप पीते हो ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इसमें होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक दबाव पर जब ठंडा किया जाएगा तो सीधे ठोस अवस्था में बदल जाएगा, ठीक है, ठोस अवस्था में बदलेगा, ये शुष्क बर्फ बन जाएगा। यही कहा जा रहा है, प्रशीतक के रूप में हो जाएगा यूज, ठीक है। जैसे कभी कभी शादी वगैरह में देखते हो ना, जैसे बादल जैसा धुआं बन जाता है, तो वो सबसे सटीक एग्जाम्पल है इसका। ये दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही है, केवल 2 हो जाएगा, विकल्प बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, मानव नेत्र अपसारी लेंस से युक्त एक अपवर्तन निकाय है। तो गलत ही दिया गया है, क्योंकि मानव नेत्र में ना अभिसारी लेंस होता है, अपसारी नहीं होगा। कौन सा लेंस होगा इसमें, तो अभिसारी लेंस। इसी वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि मानव नेत्र में जो प्राकृतिक लेंस होता है ना, उत्तल लेंस होता है, जो कि प्राकृतिक होता है और प्रकाश किरण को एक बिंदु रेटिना पर एकत्रित करता है। रेटिना क्या होता है, तो रेटिना में लाखों प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है, जिन्हें शलाका या शंकु कहा जाएगा।
शलाका जो होगा कम रोशनी के प्रति संवेदनशील होगा, और शंकु जो होगा रंग और तीव्र प्रकाश को पहचानता है, जिससे कोशिकाएं क्या होती है, प्रकाश को विद्युत संकेत में बदल देती है। ठीक, फिर इसी तरह अगर देखोगे, कहा जाता है मानव नेत्र का लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है, क्योंकि रेटिना पर हमेशा एक वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और हमारा दिमाग मस्तिष्क जो होता है इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके समझ लेता है। और गहराई का अनुभव जब होता है तो वस्तु को सटीक सापेक्षिक स्थिति को पहचानने के लिए द्विनेत्रीय दृष्टि आवश्यक होता है। जैसे आप एक बार देखते हो किसी चीज को लगता है ऐसा है, फिर से आप देखते हो तो हमारा माइंड जो होता है ना इसको ना समझ लेता है, जिसके लिए दोनों आंख का होना बहुत जरूरी हो जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट और रीजन दिया गया है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहां पर चुनना है। पढ़िए पहले स्टेटमेंट क्या दिया गया है। तो लोहे एक गोले पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। क्या है? लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है, यानी पारे मतलब HG, भैया लिख लो, हिंदी बड़ा खतरनाक होता है, किंतु पानी में डूब जाता है। ये वाला क्या है? बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, क्योंकि लोहा का घनत्व तो क्या होता है 7.8 ग्राम होता है, 7.8 ग्राम पर cm³ होता है, और पारा का घनत्व तो क्या, ये लोहा का घनत्व होता है। ठीक है, और पारा का घनत्व तो क्या होगा 13.6 ग्राम पर cm³ होगा। तो ये पारा का घनत्व होगा Hg का। ठीक है, तो यहीं पर लोहे का घनत्व पानी के घनत्व क्या होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर³ से अधिक होता है, इसलिए पानी में डूब जाता है। ये वाला सही है। तो लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारे का अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। ये वाला क्या है? गलत दिया गया, क्योंकि यहाँ पर इसका ज्यादा रहेगा तो ये वाला डूबेगा ना भाई, ये वाला गलत दिया गया। असर्शन सही है, रीजन गलत है। आसान सा जवाब हो जाएगा विकल्प सी। असर्शन सही है परंतु रीजन गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से स्टेटमेंट रीजन का है, कूट का उपयोग करके सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। स्टेटमेंट पढ़िए क्या दिया गया। रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय वातावरण देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये वाला क्या है? बिल्कुल सही दिया गया। नाइट्रोजन गैस का यूज जो औद्योगिक प्रक्रिया होता है, बिजनेस जो होते हैं ना यहाँ पर कंपनीज वगैरह, और खाद्य पैकेजिंग जो होता है फूड पैकिंग में अक्रिय वातावरण बनाने के लिए इसका यूज होता है, ताकि ऑक्सीजन के कारण जो होने वाली ऑक्सीकरण होती है या अनचाहे रासायनिक अभिक्रिया को इससे रोका जाता है। ठीक है, तो ये वाला सही दिया गया है। रीजन है साधारण तापमान पर नाइट्रोजन गैस की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, ये भी सही दिया गया है। और यहाँ पर सही दिया गया अभिक्रियाशीलता कम होगी, इसी कारण से क्या होगा इसका यूज भी किया जाता है रासायनिक अभिक्रिया में। यहाँ पर असर्शन रीजन दोनों भैया सही होगा, और रीजन जो है ना असर्शन की सही व्याख्या भी करता है यहाँ पर। ठीक, तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण भी है। ये वाला सही यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परंपरागत कर्णपाली छेदन प्रक्रम, यानी कि कान छेदने में खून नहीं बहती, इसका क्या कारण है? देखिए कितना खतरनाक हिंदी है। कर्णपाली छेदन प्रक्रम यानी कान छेदना लिख देता सीधे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। कर्णपाली में पाई जाने वाली उपास्थि जो होती है शरीर के अन्य भाग की तुलना में क्या होगी, बहुत कम खून की आपूर्ति होती है, इस वजह से होता है। और कान का बाहरी हिस्सा जो कर्णपाली होता है मुख्य रूप से लचीला उपस्थिति से बना होता है। कार्टिलेज यहाँ पर हड्डी होता है, और ये हड्डी जो होता है ना एक ऐसा उत्तक होता है जिसमें कि रक्त वाहिकाओं का जाल मांसपेशी त्वचा की तुलना में बहुत विरल या ना के बराबर होता है, बिल्कुल ना के बराबर में। जब कान छेदा जाता है तो रक्त वाहिकाएं कम घनत्व के कारण खून बहुत ही कम यानी बिल्कुल नहीं के बराबर निकलता है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा अर्धचालक है, इसमें चूज करना है। एक तो हो जाएगा भैया साफ साफ दिख गया सिलिकॉन, क्वार्टज नहीं होगा, सिरेमिक भी नहीं होगा, और जर्मेनियम हो जाएगा। ठीक है, अर्धचालक क्या होते हैं? तो अर्धचालक वैसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता सुचालक जैसे कि तांबा हो जाएगा। ठीक, कुचालक कैसे होंगे? जैसे कांच को ले लीजिए, इसके बीच की स्थिति होगी। सिलिकॉन जो होगा जर्मेनियम, यानी सिलिकॉन का Si, जर्मेनियम का Ge आवर्त सारणी का 14वां समूह का तत्व है, जो सबसे शुद्ध प्राकृतिक अर्धचालक माना जाता है। इसका यूज जो होता है जैसे आधुनिक समय में बात करी जाए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल बनाने में, कंप्यूटर चिप्स हो गया, ट्रांजिस्टर, इसमें अनिवार्य रूप से किया जाता है। और अशुद्धि जैसे डोपिंग मिलाना होता है, डोपिंग प्रक्रिया द्वारा अर्धचालक की चालकता को कई गुना बढ़ाया भी जा सकता है। तो पहला और चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विकल्प यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 तथा 4। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 3 स्टेटमेंट है, सही उत्तर चुनना है कूट की सहायता से। पहला देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट इसमें शामिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं और इस जल को पूरी तरह से वाष्पीकृत किया जाता है। इसके बाद क्या होगा, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन इसमें घुला कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड पीछे रह जाएगा, जो कि सफेद रंग की परत या पाउडर के रूप में दिखाई देगा। तो ये वाला बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए,
क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं इसमें, ये भी सही है। तीसरा यहाँ पर क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं, ये भी सही है। जब अस्थायी अस्थायी कठोरता होगा तो केवल बाइकार्बोनेट के कारण होगा, तो इसको उबालकर दूर किया जा सकता है, लेकिन अस्थायी कठोरता जो होगा सल्फेट क्लोराइड के कारण होगा। तो ये वाला भी सही, तीनों के तीनों यहाँ पर क्या हो गए भैया, तीनों सही है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 तथा 3, विकल्प बी करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन लोगों को मेगा मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है ना, मेगा मॉक टेस्ट, इसमें ना 40 मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं, आप लोग जाकर ज्वाइन कीजिए। 249 इसका प्राइस है, नंबर है 8676934039, इस नंबर पर जाकर के कॉन्टैक्ट कीजिए और मेगा मॉक टेस्ट आज ही आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। 25वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन से मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है, और कहा जा रहा है नीचे दिए गए विकल्प का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से देख लेते हैं, उसके बाद कौन कौन सा होगा देख लेंगे। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, ये वाला सही होगा। जब मधुमेह होगा ना, एक चयापचय संबंधी विकार होता है जो कि अग्नाशय द्वारा पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन ना करके शरीर द्वारा इंसुलिन का सही उपयोग करके होता है, इसी ये मेन रीजन होता है। और इंसुलिन की कमी से जो होता है रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा का स्तर जो होगा असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिसकी मात्रा पता नहीं चलेगा कितना बड़ा है। इसलिए रक्त में शर्करा का उच्च स्तर जो होगा इंसुलिन की निम्न मात्रा के मुख्य लक्षण बन जाते हैं। और मधुमेह के जो रोगी होते हैं, चिनिया बीमारी जिसको कहते हैं ना, चिनिया बीमारी वाले जो रोग होते हैं, तो इसमें अक्सर पॉलीयूरिया यानी कि बार बार पेशाब आना या फिर पॉलीडिप्सिया यानी कि अत्यधिक प्यास लगना, यही समस्या इसका सबसे ज्यादा बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला हो गया। दूसरा, रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, नहीं भैया इसमें हाई स्तर हो जाता है। और रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, ये वाला सही है। रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा तो नहीं होगा, ये वाला भी गलत है क्योंकि इसमें निम्न मात्रा होनी चाहिए, गलत हो गया। पहला और तीसरा होना चाहिए। विकल्प कौन सा होगा भाई, विकल्प डी, 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन से अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जो जब जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो उनमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैस निकलेगी। ये गैसें जो होगी ना, वायुमंडल में जल वाष्प के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाएगी, और जब वर्षा के रूप में गिरेगा तो इसी को क्या कहा जाता है, अम्ल वर्षा कहा जाता है। और अम्ल वर्षा का पीएच मान भैया 5.6 से कम होता है। और अम्ल वर्षा जो होता है ना, ऐतिहासिक स्मारक जैसे ताजमहल का रंग पीला पड़ना, ये सब ना इसका रीजन बन जाता है। इसी के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ गया, जो कि पूरा व्हाइट था, व्हाइट वाला पूरा संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे 1 बाय 1। पहला यहाँ पर, साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है, यह वाला सही है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, इसमें मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं, सूर्य की रोशनी को चारों तरफ फैलाएंगे, जिसको प्रकीर्णन कहा जाता है। और चूंकि नीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, हमें आसमान नीला दिखाई देगा। तो इसके कारण अल्प नहीं होगा, अधिक प्रकीर्णन के कारण होगा। कितना मैक्सिमम होगा इसका, इस वजह से भैया पहला टाटा बाय बाय। दूसरा देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश का रक्त लाल भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है, ये वाला। जैसे वायुमंडल में ना हो, यदि वायुमंडल ना हो तो अंतरिक्ष में क्या होगा, प्रकाश को फैलने के लिए कोई माध्यम नहीं होगा, जिससे कोई प्रकीर्णन होगा ही नहीं। आकाश पूरी तरह ब्लैक दिखाई देगा, काला होगा। और अंतरिक्ष यात्री को दिन के समय भी अंतरिक्ष में आकाश काला ही दिखेगा, ये वाला भी यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक, और यहाँ पर आकाश काला दिखेगा, ये तो सही हो जाएगा बिल्कुल। तो केवल 3 करेक्ट है यहाँ पर, तो केवल 3 विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, आयोडीन युक्त लवण क्या है, तो ये पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण होता है, विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साधारण नमक होगा मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड होगा, लेकिन आयोडीन युक्त लवण बनाने के लिए इसमें बहुत कम मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड, इनके साथ मिलाया जाता है क्या चीज, पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट, ये दोनों मिला करके तब बनता है आयोडीन युक्त लवण बनता है। आगे देखिए, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है। 3 स्टेटमेंट है, फिर कूट की सहायता से देख लेंगे कौन सा सही है गलत है। पहला स्टेटमेंट है, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है, बिल्कुल सही है, ध्वनि की गति कम हो जाएगी। दूसरा है, जब किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। तो ध्वनि की गति माध्यम में घनत्व और प्रत्यास्थता पर डिपेंड करती है। तो ठोस पदार्थ में अणु एक दूसरे से बहुत करीब होंगे, जिससे क्या होगा, कंपन तेजी से स्थानांतरित होगा, इसलिए ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, फिर से सबसे कम गैस में होगा, तो सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्वनि की गति बढ़ जाएगा, तो ये बाबा गलत दिया गया क्योंकि माध्यम में यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे है, ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम में कम रहती है,
ये वाला गलत दिया गया है क्योंकि एल्युमिनियम में सबसे अधिक रहेगी, ये अधिक रहती है, ये वाला भी गलत है। तो यहाँ पर देखना होता है कि इसकी गति कितनी होती है, उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा पहला स्टेटमेंट ही सही दिया गया है, केवल एक होना चाहिए, केवल एक सही है, विकल्प सी यहाँ पर। अब देखिए ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, ये हो गया माध्यम, ठीक, चार्ट बना लीजिए, माध्यम, यहाँ पर लिखिएगा अवस्था, ठीक, अवस्था के बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा ध्वनि की गति, ध्वनि की गति, और ये गति जो होगी ना लगभग किसमें, मीटर सेकेंड में होगी। यहाँ पर लिख लीजिए पहला है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या होगा, ठोस अवस्था में जब होगा तो इसकी गति क्या होगी, 6420 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक। फिर आगा कांच लिख लीजिए, कांच, कांच जो होगा ठोस होगा, ठोस अवस्था में, और इसकी गति 3980 मीटर पर सेकेंड होगा, पर सेकेंड। फिर कांच के बाद आप लोग लिखिएगा जल, और जल कौन सा, तो ये समुद्र का जल, सी वाटर, ये द्रव होगा, द्रवस्था में होगा, तो इसका गति 1531 मीटर पर सेकेंड। और आखिरी लिख लीजिएगा वायु, ठीक है, वायु कौन सा होगा, गैसीय अवस्था होगा, गैस अवस्था में 344 मीटर पर सेकेंड। ये वाला पूरा डाटा आप लोग नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएच पैमाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है, यहाँ पर पढ़िए 1 बाय 1, और कहा जा रहा है कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहला है, यह एक लघु गणकीय पैमाना है, बिल्कुल सही दिया गया है, और इसमें 0 से 14 तक मानक होता है, जो अंक होते हैं, लघु गणकीय तरीका है, और 7 से कम मान जो होगा अम्लता होगा, 7 से अधिक जो होगा क्षारीयता होगा। तो 0 से 7 तक लिख लीजिए, फिर 7 से 14 तक। अगर 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक, 7 से कम, 0 से 7 अम्लीय, और 7 से 14 होगा क्षारीय, ये वाला ध्यान रखना आपको। तो पैमाना 0 से 14 तक सीमित है, क्योंकि पानी का आयनिक गुणनफल 10⁻⁻14 होता है। ये वाला क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है। आगे देखिए, पीएच मान जितना कम होगा विलयन की अम्लता उतनी ही अधिक होगी, सही है, कम होगा, अगर 7 से कम है, इससे जितना कम हो जाएगा 14 से, तो अम्लीय प्रकृति में आ जाएगा ना। तो भाई ये तीसरा भी करेक्ट दिया गया, तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए गए हैं, और कहा जा रहा है कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनना है। 1, 2 और 3 विकल्प भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए थे, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से कौन कौन सा परिवर्तन आया था, तो यहाँ पर सारे के सारे परिवर्तन आए थे। अनेक कपड़ा मिल खुल गई थी, साबुन माचिस के कारखाने खुल गए थे, हैंडलूम के उद्यम व्यापार हो गए थे, राष्ट्रीय बैंक बीमा कंपनियां खुल गई थी, ये वाला सही है बिल्कुल। दूसरा है, राष्ट्रवादी काव्य गद्य पत्रकारिता का विकास हुआ था, ये भी सही दिया गया। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले जान लीजिए कब का मामला, भाई 1905 का है, ये तो सबसे पहले जान लो आप लोग। फिर 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, ये वाला भी बिल्कुल सही दिया गया था, और डेट था 15 अगस्त 1906, ताकि छात्रों को राष्ट्रीय आदर्श के अनुरूप शिक्षा दिया जा सके, तो ये भी सही हो गया। तीनों के तीनों सही है, उपयुक्त सभी, विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी एडविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। 4 स्टेटमेंट है, पहला यहाँ पर देख लीजिए, यही सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत दिया गया है। सरकार हिंसक अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कब हुआ था, ये हुआ था भैया 5 मार्च 1931 को। ब्रिटिश सरकार केवल अहिंसक जो राजनीतिक बंदी थे इसको रिहा करने पर सहमत हुई थी, जो हिंसक अपराधी थे इसको रिहा करने पर समर्थन में नहीं आई थी सरकार। तो यहाँ पर हिंसक अहिंसक दोनों दिया गया, हिंसक नहीं होगा, ठीक है, इस वजह से यह स्टेटमेंट गलत था, तो यही वाला सही होगा क्योंकि यह असत्य दिया गया। बाकी ये तीनों दोनों, सॉरी 3 तो नहीं होगा ना, 2 ही है ना, इसमें सभी दिया गया है, कोई नहीं दिया गया, ये दोनों पहले से ही करेक्ट है, ये गलत था, गलत ही पूछा जा रहा था आंसर। आगे देखिए, अस्थायी बंदोबस्त यानी इस्तेमारी बंदोबस्त को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया, क्योंकि इसका रीजन क्या हो सकता है ये पूछा जा रहा है। तो 1810 के बाद क्या हुआ था, कृषि उत्पाद की कीमत में वृद्धि हो गई थी, जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया था, और जमींदार को आय तो बढ़ी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार का राजस्व स्थिर रह गया था। सरकार को एहसास होने लगा कि अस्थायी दर जो है ना, यहाँ पर अस्थायी दर तय कर दो और भविष्य में जो मुनाफे होंगे उसका रास्ता बंद कर दो। तो ऐसी प्रणाली वो चाहते थे जहां समय समय पर लगान बढ़ाया जा सके, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला देखिए, रिकॉर्डो के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा था। उस समय ना नीति निर्माता जो थे ना, अर्थशास्त्री डेविड रिकॉर्डो था, उसका नाम क्या था, डेविड रिकॉर्डो उसका नाम था, यही अस्थायी निर्माता था, ठीक है। और इसी का सिद्धांत भी था। रिकॉर्डो का मानना था कि जमींदार बिना किसी मेहनत के अधिशेष तो खा रहे भैया,
और अंग्रेज चाहते थे कि अगर अधिशेष जमींदार के पास जाने के बजाय टैक्स के रूप में सीधे सरकार की जेब में आया जाए तो बाप रे बाप माला माल हो जाएगा सब। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है राज्य में रैयत से सीधे बंदोबस्त नहीं किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया। उस समय ना मद्रास बॉम्बे जैसे क्षेत्र में रैयतवारी व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई थी। अधिकारी मानते थे कि बिचौलिया जो जमींदार थे इसको हटाने से न केवल सरकार का राजस्व बढ़ेगा बल्कि क्या होगा, किसान जो रैयत का शोषण भी कम होगा। हालांकि व्यवहार में ऐसा कम ही हुआ, लेकिन सिर्फ कागजी प्रक्रिया में सिमट के रह गया। यहाँ पर सारे के सारे हो गए। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। आगे कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चूज करना है। पहले सूची में मुगल शासक, दूसरे में संबंधित मकबरा। कौन सा मुगल शासक कौन से मकबरे से संबंधित है? पहला नाम है हुमायूं का, ये इसका मकबरा कहां पर है? इसका मकबरा भैया दिल्ली में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार का एक जिला है। ठीक, उसके बाद है जहांगीर का मकबरा, यह है लाहौर। ठीक, उसके बाद अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। ठीक, तो यहाँ पर मिलान क्या करना है? पहला का हो गया चौथा, फिर बी का हो गया 2, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 3। 4 2 1 और 3 हो गया इसका राइट आंसर। 4 2 1 और 3 भाई, 4 2 1 और 3 पहला यहाँ पर दिख गया 4 2 1 और 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया? उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किसने किया था? ये राष्ट्रकूट वंश था। विकल्प ए हो जाएगा, जो कि भारत की राजनीति कन्नौज में सफल हस्तक्षेप किया था, भौगोलिक दूरी को कम किया था, फिर अरब व्यापारी आए थे, इसके साथ मजबूत संबंध बनाया था और उत्तर दक्षिण के बीच व्यापारिक मार्ग के रूप में भी काम किया था। साथ ही जो एलोरा का गुफा है ना, कैलाश मंदिर जैसी वास्तुकला हो गया या फिर संस्कृति, जो कन्नड़ भाषा है, इसको समान संरक्षण भी दिया था, जिसके कारण दोनों क्षेत्र के बीच सांस्कृतिक मेलजोल को भी बढ़ावा मिला था। ये राष्ट्रकूट वंश था। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में काफी मदद मिली थी। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। कांग्रेस के दोनों दल दोनों भाग में थे, नरम दल और गरम दल, फिर से एक हो गए थे। ये वाला सही दिया गया है। दूसरा है उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो यहाँ पर ना फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों की मृत्यु कब हो जाती है? 1915 ईस्वी में। एक और नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, इनका भी डेथ हो जाता है इसी समय। ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही है। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बन्नीहट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, विजयनगर साम्राज्य का विघटन का प्रमुख कारण बना था। और यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को लड़ी गई थी। लड़ाई बन्नीहट्टी की लड़ाई 23 जनवरी 1565, विजयनगर साम्राज्य का यहीं से अंत हो जाता है। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण की नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था विशाल सेना तैयार करना। इतिहासकार जो बर्नी था, यह मानता था कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली था ना, कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं था, बल्कि एक सैन्य आवश्यकता था। और अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने एक विशाल स्थायी सेना रखा था। और जो सैनिक था, जमीन यानी जमीन का उसको उस समय ना इक्ता कहा जाता था, इक्ता के बदले नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। और खजाने पर बोझ कम करने के लिए सैनिक को कम वेतन देता था। और चुनौती थी कि कम वेतन में सैनिक अपनी जरूरत का सामान कैसे खरीदेगा। इसके लिए इसने अपनाया था क्या चीज? इसी के समाधान के लिए इसने अपनाया था बाजार नियंत्रण का पॉलिसी। अनाज से लेकर घोड़ा और गुलामी तक की कीमत तय कर दी थी इसने। इसका उद्देश्य था कि सैनिक कम वेतन में भी सम्मानजनक जीवन जिया जा सके और मंगोल आक्रमण का मुकाबला करके हमेशा ये इसका तैयार किया जा सके सैनिकों, सभी सैनिक को। और बाजार की देखरेख करने के लिए एक दीवाने रियासत विभाग भी बनाया था इसने। कौन सा विभाग? दीवाने रियासत, लिख लेना आप लोग। और कीमत को स्थिर रखने के लिए सहना या मंडी, जो बाजार का अधीक्षक होता था, ये देखता था बाजार में सब कीमत स्थिर तो है ना। ये इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सेना तैयार करना था। इसी के मुख्य उद्देश्य से बाजार नियंत्रण नीति को अपनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये कौन सा था शासक? फिरोज शाह तुगलक था। FST विकल्प ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक के समय में भू राजस्व की दर क्या था? 1/3 से 1/5 भाग था। ठीक है। अगला है 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों पर विचार कीजिए। 4 युद्ध दिया गया है। पहला दिया गया है कौन सा? पलासी का युद्ध भैया 1757, पहले ईयर लिख लेते हैं सबका। ठीक। फिर बक्सर का युद्ध 1764, और 1764 के बाद क्या होता है? 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाती है, याद होगा आप सभी को। अंबर का युद्ध कब हुआ था? 1749, 1749।
और वांडीवास की लड़ाई हुई थी 1760 ईस्वी में। तो ये कौन कौन सा हो जाएगा? तो पहले इसको ना सजाना है, युद्ध का क्रम कौन सा होगा। तो पहला तो हो जाएगा भैया 1749, ठीक। तो विकल्प सी वाला होगा। तो ये ए वाला है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, इसमें से हो जाएगा सी ए बी डी। तो तीसरा वाला मिलान लेते, तीसरे स्थान पे कौन आएगा? तो पहले आएगा सी, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद डी आ जाएगा। डी वाला आएगा 1760, फिर 65 वाला मामला आएगा, 1764 वाला मामला आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी ए डी और बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस कारण के दौरान, किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का मामला था, जो मैजिक लालटेन आधुनिक प्रोजेक्टर का एक शुरुआती रूप था, जिसमें कांच की स्लाइड पर चित्र बने होते थे, जिसमें एक मोमबत्ती तेल के दिए की रोशनी से लेंस के जरिए दीवार या सफेद पर्दे पर बड़ा करके दिखाया जाता था। स्वदेशी आंदोलन जो था कब का मामला था? ये था 1905 से 1911 के बीच, और तमिलनाडु के स्थानीय राष्ट्रवादी नेता ने गांव शहर में सभाएं वहां पर की थी। उस समय साक्षरता दर बहुत कम था, लेकिन भाषण के बजाय चित्र के माध्यम से जो जानकारी दी जाती थी, तो अनपढ़ जनता भी समझा करता था। अभी देखिए नुक्कड़ नाटक करके ना सभी अधिकारी आपके प्रखंड या फिर आपके पंचायत में ना ऐसे जानकारियां देते हैं नुक्कड़ नाटक करके, ताकि जो दिखता है, जो विजुअल होता है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना भी पढ़ाई कर लो, जो आपके सामने विजुअली दिख जाएगा ना, वो माइंड में आपके लॉन्ग टर्म तक आपके स्थायी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अग्रहारिक नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किसकी देखभाल करता था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, धार्मिक न्याय की देखभाल करता था। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सर शंकर नायर ने दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 1919। तो राइट आंसर शंकर नायर, विकल्प सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में राजस्व की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? सही जवाब इसका हो जाएगा कलकत्ता का 1906 का अधिवेशन था। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले बंगाल विभाजन होता है, 1905 वाला मामला याद होगा, जिसमें स्वराज का बहिष्कार हुआ था। चार अधिवेशन में 4 प्रस्ताव रखा गया था, एक तो स्वराज का प्रस्ताव, फिर स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। उसके बाद 1907 में होता है सूरत का अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है। यहीं पर कांग्रेस जो होता है कौन सा दल? नरम दल और गरम दल में। और दोनों फिर एक जब का होता है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब होता है भैया? याद होगा 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जहां पर दोनों समझौता करके नरम दल गरम दल एक हो जाते हैं, ठीक है। फिर लाहौर 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव मिलता है, पूर्ण स्वराज लिख लीजिएगा आप लोग। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 के अंतर्गत शामिल नहीं था? इसमें से कौन सा शामिल नहीं होगा, ये बताना आप लोगों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया। जो 1916 में समझौता हुआ था, हिंदू मुस्लिम एकता का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसके तहत मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच सहमति बनी कि मिलकर सरकार से उत्तरदायी शासन और भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग करेंगे। लेकिन लीग ने कांग्रेस की इस मांग का पूरी तरह से समर्थन कर दिया था। फिर अपनी पुरानी नीति को बदलते हुए पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार किया गया। यह ना 1/3 भाग था, 1/9 भाग नहीं था, 1/3 भाग था, जिस वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत दिया गया है और पूछा जा रहा है कौन सा शामिल नहीं होगा। तो ये वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। और कहा जा रहा है उपयुक्त संस्थाओं के स्थापित होने का सही काल अनुक्रम को कौन सा विकल्प प्रस्तुत करता है? यहाँ पर कूट का सहायता से आंसर दे देना है बाद में जाकर के, पहले इसको देख लेते हैं ये कौन सा क्या कैसे मामला है। द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो था, ये 1851 का मामला था, जब लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय होता है, ठीक। फिर यहाँ पर है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये 1852 में स्थापना होती है इसकी। कब? 1852 में। और गुजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने मद्रास में इसकी स्थापना करते हैं। कहां पर स्थापना होती है? मद्रास में। फिर है द इंडियन एसोसिएशन, 1876 याद होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बी हो जाएगा, और आनंद मोहन बोस प्लस आनंद मोहन बोस के द्वारा इसकी स्थापना होती है। अगला है लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना होती है 1838 ईस्वी में, और किया जाता है किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। द्वारकानाथ टैगोर इनका नाम है, ठीक है, इनके द्वारा ही किया जाता है। अब देख लीजिए कौन कौन सा होगा। तो पहले तो 38 वाला लिख लीजिए, तो पहले तो हो जाएगा चौथा, ठीक। चौथा के बाद हो जाएगा 38 के बाद आएगा 51, 51 के बाद आएगा 52, 52 के बाद आ जाएगा 76। 4, 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ठीक है।
विकल्प बी 4, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? ये राइट आंसर हो जाएगा डुप्ले, विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही पहला व्यक्ति था। आगे देखिए, कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राजतरंगिणी किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था? यह संरक्षण था उस समय राजा जयसिंह का, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और पहला यह पुस्तक है ना 12वीं सदी में लगभग 1148 से 50 के बीच में संस्कृत भाषा में लिखा गया था राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है? ये पंचायतन जो था ना क्या था, तो ये ना मंदिर रचना शैली हुआ करता था, विकल्प ये हो जाएगा, जो कि विशेष रूप से गुप्त काल और उत्तर भारत के मंदिर में देखने को मिलता है। इसमें मुख्य मंदिर पर एक ऊंचा चबूतरा बना होता था, जैसे कि एक मंदिर मान लो तो मंदिर पर एक चबूतरा है, फिर इस पे जाकर के मंदिर का नींव होता था, इस तरह से बना ये चबूतरा होता था ना, इसी को कहा जाता था ये पंचायतन। ठीक है, आगे देखिए, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा, यह कथन किसका है? करेक्ट आंसर डब्ल्यू हंटर का है, ठीक, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी एक पुस्तक भी है द इंडियन मुसलमान, जो 1871 में आया था। इसका पुस्तक का क्या नाम है? द इंडियन मुसलमान, ये बुक छपा था 1871 में, जो यही सब विचार का सार संग्रह है। आगे देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि के सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। देखिए, प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। क्लियर है? उसके बाद प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947 को, ठीक, 29 अगस्त 1947 को गठन होता है। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित किया जाता है। फिर 26 जनवरी 1950 को जाकर के भारत एक पूर्ण गणतंत्र बन जाता है और संविधान पूर्णतः प्रभावी हो जाता है। तो यहाँ पर सारा क्या सारा यहाँ पर दिया गया है। पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 9 दिसंबर 1946 डेट लिख लीजिएगा यहाँ पर, दिसंबर 9 1946। फिर अधिनियमित कब होता है? तो प्रारूप समिति का गठन हो जाता है 26 नवंबर 1949 लिखिएगा, 26 नवंबर 1949, नवंबर 1949, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कौन सा हो जाएगा भैया? वन बाय वन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा प्रारूप समिति की नियुक्ति कब होती है? 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947 को, एक्सट्रीमली सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। और संविधान लागू होने की तिथि क्या होता है? 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाता है, अधिनियमित हो जाता है, और 50 को पूर्णतः प्रभावी होता है। तो 4, 1, 2 और 3 हो जाएगा, अब जाकर के बिल्कुल फिट है 4, 1, 2 और 3, विकल्प बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहले सूची में समिति, दूसरे में नियुक्ति का वर्ष दिया गया, कौन सी समिति का नियुक्ति कब हुआ था? बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी इसके द्वारा, तो 1957 हो गया। अशोक मेहता समिति, ये 1977 का मामला है, ठीक, जनता पार्टी का सरकार था उस समय। एल.एम. सिंघवी समिति, ये तीसरा हो गया, 1986 का मामला है, ठीक। उसके बाद है पी.के. थुंगन समिति, ये समिति जो है ना पी.के. थुंगन समिति 1988 का मामला है। यहाँ पर अस्थायी निकाय को मजबूत करने के लिए संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई थी। 1, 2, 3, 4 हो जाएगा आसान सा जवाब, 1, 2, 3 और 4, विकल्प बी। आगे देखा जाए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। ये वाला गलत दिया, क्यों नहीं पात्र होगा भैया? सबको अधिकार है, आर्टिकल 54 में ये कहा गया है साफ साफ। और कोई भी व्यक्ति जो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर है वो उम्मीदवार नहीं बनेगा। हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री जो केंद्र और राज्य दोनों का होगा, तो लाभ का पद नहीं माना जाता, लेकिन निर्वाचित होने पर उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ता है, बस सिंपल सा। आगे देखिए, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में कितने अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष के लिए, विकल्प डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 और 2 कथन के बारे में कौन सा एक सही है? दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए पहले। पहला क्या है? भारत में दैनंदिन रोजाना जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती है। यहाँ पर स्टेटमेंट सही दिया गया पहला,
दूसरा है भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकार के नियंत्रण में रहा है। इस तरह दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट दिया गया है, तो दोनों की दोनों सही है। और यहाँ पर कथन 2 जो है, कथन 1 की व्याख्या सही व्याख्या भी दिया गया है। और भारतीय संविधान का 7वां अनुसूची है, इसके तहत जेल एक राज्य सूची का विषय बन जाता है, इसलिए जेल का दैनंदिन प्रशासन जो होगा रख रखाव राज्य सरकार करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक। और कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है और कौन सा सही है इसको चुनना है कूट की सहायता से। पहले पढ़िए, पहला दिया गया है संविधान का 61वां संशोधन मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है, सही है। 21 से 18 वर्ष किया गया था, ठीक। और 61वां संशोधन कब हुआ था भाई, तो ये कब हुआ था बताओ जरा, 1989 में, 1989 में, ये सही दिया गया है बिल्कुल। संविधान का 93वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण से संबंधित है, तो ये 93वां जो है ना ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित नहीं है, ये ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है, ओबीसी आरक्षण से, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कब आया था, 102वां 3वां बताना आप लोग। संविधान के 86वें संशोधन में अनुच्छेद 19A जोड़ा गया, ये वाला भी गलत दिया गया है। 86वां संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार 21A को जोड़ा गया, ठीक है, आर्टिकल 21A, 19A नहीं, ये गलत हो गया, तीसरा भी। चौथा है सन 2002 में अभिभावकों द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य जोड़ा गया, ये वाला सही दिया गया भाई, बिल्कुल सही दिया गया है। और यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है ना, आप लोग कमेंट किए हो अगर सही है, 103वां संविधान संशोधन था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, और ये 2019 में लागू हुआ था, जहां पर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। तो पहला और चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा, और सही पूछा जा रहा है 1 और 4, विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संदर्भ में अर्ध न्यायिक कार्य का क्या अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, राजनीतिक दलों के बीच विवादों का निपटारा करना, जैसे चुनाव चिन्ह विवाद, ये सब इसका काम होता है। जब किसी राजनीतिक दल में विभाजन होता है, तो या तो 2 गुट एक ही चुनाव पर दावा करेगा, एक ही चुनाव चिन्ह पर दावा करेगा, तो निर्वाचन आयोग एक जज की भूमिका निभाता है और दोनों पक्ष को साक्ष्य दलील सुन लेगा, फिर निर्णय देगा कि असली पार्टी कौन सा होगा। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। 3 स्टेटमेंट है। पहला है सूचना आयुक्तों की संख्या 12 से अधिक नहीं रहेगी, ये वाला सही दिया गया है। तो आर्टिकल 12 जो इसका धारा 12 और क्लॉज 2 है, इसके अकॉर्डिंग केंद्रीय सूचना आयोग में 1 सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, यानी कि 1 सूचना आयुक्त होगा प्लस 1 मेन होगा तो 11 होगा, ठीक, 10 होना चाहिए, ये वाला गलत है। दूसरा है मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, बिल्कुल सही है, 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए धारण करेगा। या फिर इसका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 3 वर्ष निर्धारित कर दिया है, ठीक है, अब जाकर के कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित कर दिया, लेकिन संविधान में 5 वर्ष तक ही है, ठीक है, जो 2005 में कहा गया 5 वर्ष, अब 3 वर्ष हो गया है। मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र होगा, ये वाला जो अधिनियम का धारा 13 क्लॉज ए 13 क्लॉज 2 में मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्त अपनी पदावधि समाप्त होने के बाद पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे कहा गया है साफ साफ, तो गलत हो गया ये। तो दूसरा सही है, केवल 2 यहां पर करेक्ट हो जाएगा, विकल्प बी। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन असर्शन और रीजन दिया गया यहाँ पर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही दिया गया। रीजन है भारत सरकार अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दे सकती है, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। और रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी कर लेता है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना है, आर्टिकल 256 है, इसके अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका जो होगी शक्ति का प्रयोग करके इस प्रकार कर लेगी जिससे कि संसद द्वारा बनाए गए कानून अनुपालन सुनिश्चित हो सकेगा और केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक समन्वय भी यहाँ पर अच्छे से बन सकेगा। ये दोनों सही है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी कर रहा है। आसान सा जवाब विकल्प ए दे दीजिए, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पर। चलिए 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सही है। पहला है संविधान का अनुच्छेद 109 कुछ विशेष परिस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, ये वाला सही है। तो बिल्कुल गलत दिया गया। आर्टिकल 108 जो है इसमें दोनों सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, 108 में है, 109 कैसे होगा, गलत है। दूसरा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, ये वाला बिल्कुल सही है। तीसरा धन विधेयक के मामले में असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, ये वाला प्रावधान दिया गया है। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक वित्त विधेयक के लिए बुलाया जाता है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान है ही नहीं, ठीक है।
तो कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पर पूछ कहा जा रहा है, ये भी सही हो जाएगा। तो विकल्प 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 विकल्प बी राइट आंसर उसका हो जाएगा। अगला है हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस आर्थिक संकेतक से है? राइट आंसर जीडीपी से संकेत करता है, ये विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ये हो जाएगा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विकल्प डी। फिलिप्स वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनकरेक्ट है, और कूट का उपयोग करके यहाँ पर इनकरेक्ट देख लेते हैं कौन कौन सा है इसमें। तो पहला देख लीजिए क्या है, यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक सीधा संबंध प्रदर्शित करेगा। जो अर्थशास्त्री थे ना A.W. फिलिप्स, उनका नाम था A.W. फिलिप्स, नाम लिख लीजिएगा आप लोग। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि यह वक्र जो होगा ना मुद्रास्फीति बेरोजगारी के बीच संबंध को तो दर्शाएगा, और फिलिप्स वक्र दोनों के बीच व्युत्क्रम यानी नकारात्मक संबंध दिखाता है, ना कि सीधा संबंध दिखाएगा। ठीक है, ये सीधा नहीं नकारात्मक दिखाता है, निगेटिव दिखाता है। क्या दिखाता है? निगेटिव, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा, इसके अनुसार जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम होती है तो मुद्रास्फीति के दर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल बढ़ेगा भैया, तो ये वाला सही है। पूछा जा रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो केवल एक इनकरेक्ट है, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। अगला है गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग के नियम के अपवाद होने का मुख्य कारण क्या है? बहुआ वाला प्रश्न है, बहुआ वाला जवाब विकल्प बी पढ़ लीजिए। वस्तु की कीमत में वृद्धि होगा तो उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाएगी, जिससे अन्य महंगी वस्तु को छोड़ किसी अन्य पर डिपेंड हो सकता है। अगला है भारतीय नियोजन के इतिहास में योजना अवकाश की अवधि किसके लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? इसके लिए उत्तरदायी कारक पूछा जा रहा है। पहला है भारत चीन युद्ध 1962 में होता है, और भारत पाकिस्तान का 1965 में होता है। ये युद्ध जो है ना, ये दोनों युद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इस पर बहुत भारी प्रभाव डाला, और संसाधन का एक बड़ा हिस्सा विकास कार्य से हटकर रक्षा की ओर यहाँ पर मोड़ना पड़ा था, जिससे निवेश के लिए धन की कमी हो गई थी। 1965-66 और 66-67 के दौरान लगातार 2 वर्ष तक भीषण सूखा का भी सामना करना पड़ा था भारत को, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट हो जाती है, देश में गंभीर खाद्य संकट पैदा हो गया था, मुद्रास्फीति की दर भी क्या हो गई थी, बहुत यहाँ पर बढ़ गई थी। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों के तीनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। 1, 2 और 3 विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय आय लेखांकन में साधारण लागत और बाजार मूल्य के बीच अंतर को कौन स्पष्ट करता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया? विकल्प ए हो जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी कि अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के बारे में क्या सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, पहले पढ़िए। गिनी गुणांक का मान 0 होने का अर्थ है पूर्ण असमानता। 0 से 1 के बीच होता है, इसका अर्थ होता है पूर्ण समानता। ठीक है, समानता होगा, इस वजह से ये गलत हो गया। अगला, लॉरेंज वक्र जितना निरपेक्ष समता रेखा के करीब होगा असमानता उतनी ही कम होगी। बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा है गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र के नीचे से क्षेत्र से प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही दिया गया है। तो गिनी गुणांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई? गिनी गुणांक इज इक्वल टू A/A+B होता है, जहां पर A क्या होगा? A होगा समता रेखा के बीच का क्षेत्र, और A+B होगा त्रिकोणीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? ये त्रिकोणीय क्षेत्र होगा। देखते हैं कूट, अब कूट देखते हैं तो कौन सा सही था भाई? दूसरा और तीसरा सही था ना, केवल 2 और 3 विकल्प बी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट पढ़िए फिर बताइएगा कौन सा सही है। पहला है एमएसपी की घोषणा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत सीएससीपी की सिफारिश पर की जाती है। बिल्कुल सही दिया गया, जो कि कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है। कौन सा? सीएससीपी। दूसरा है वर्तमान में केंद्र सरकार 23 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है। ये वाला सही है, बिल्कुल सही दिया गया है, जिसमें कि 7 अनाज के फसल है, 7 अनाज के फसल है, और 5 क्या है इसमें? 5 दाल हो जाएगा, और इसमें कौन कौन शामिल होगा? 4 वाणिज्यिक फसल हो जाएगा। 7, 4, 11, 5 क्या होगा? 16 एक और हो जाएगा। कौन सा? तिलहन भी 7 शामिल कीजिए भैया, 7 तिलहन भी तो होगा ना। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा है। तो 4 जो हो जाएगा, 4 क्या है यहाँ पर? वाणिज्यिक फसल है, 4 वाणिज्यिक फसल। तो वाणिज्यिक फसल इसमें कौन कौन सा आएगा? तो लिख लेते हैं यहाँ पर 4 वाणिज्यिक फसल आएगा। एक तो आएगा भैया कपास, कपास के बाद गन्ना, जूट, गन्ना आएगा, जूट हो जाएगा, कच्चा जूट होगा, और खोपरा। ये वाणिज्यिक फसल है। 4 जो है ना, ये क्या है? वाणिज्यिक फसल है, वाणिज्यिक फसल। फिर यहां पर देख लीजिए 4 वाणिज्यिक फसल हो गया, और यहां पर अगला क्या बताए थे? 7 अनाज हो जाएगा, 7 अनाज। 7 अनाज कौन कौन सा होगा भाई? तो 7 अनाज इसमें लिख लीजिएगा, धान, गेहूं,
पूछा जा सकता है 1 बाय 1 कहीं, तो लिखना सही हो जाएगा। मक्का हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ लीजिएगा ज्वार, ज्वार के बाद बाजरा, और बाजरा के बाद जौ और रागी। ये अनाज हो जाएंगे 7 अनाज हैं। ठीक, उसके बाद 7 तिलहन भी होगा, 7 तिलहन की फसल है। तो तिलहन कौन कौन सा होगा भाई? तिलहन में आएगा मूंगफली, मूंगफली का तेल हो जाएगा, रेपसीड सरसों का तेल, रेपसीड सरसों जो हो जाएगा, कच्ची घानी जो सरसों खाते हो आप लोग। फिर सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल हो जाएगा, रिफाइंड ऑयल जिसको कहते हो आप लोग। तिल का तेल हो जाएगा, तिल हो जाएगा। सूरजमुखी लिख लीजिएगा, सूरजमुखी हो जाएगा। सूरजमुखी के बाद कुसुम का तेल इसमें शामिल कीजिए तिलहन में, कुसुम। और नाइजर सीड एक होता है, नाइजर सीड, इसका ऑयल। ये 7 तिलहन हो गए। वाणिज्यिक फसल तो ऊपर मैंने लिखवा ही दिया। 5 दाल भी होगा इसमें, 5 दाल हो जाएंगे। ये 5 दाल कौन कौन से? तो भाई चना, अरहर, अरहर की दाल हो जाएगी। अरहर के बाद कौन सी दाल? मूंग की दाल लिखिए, उड़द और मसूर, उड़द हो जाएगा, फिर आगे मसूर। ये सारे जो हो जाएंगे 23 अनिवार्य फसल है जहां पर एमएसपी घोषित करती है भारत सरकार। ये वाला भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है मक्के बाजरे के लिए सरकार एमएसपी के स्थान पर उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी घोषणा करती है। ये वाला जो है ना, एफआरपी केवल गन्ने के लिए घोषित किया गया है। एफआरपी किस पर हुआ है? तो सिर्फ और सिर्फ हुआ है गन्ना पर घोषित किया गया है, मक्का बाजरा पर नहीं हुआ है घोषित। ये वाला गलत दिया गया है। तो यहां पर राइट क्या हो जाएगा? 1 2, केवल 1 2 ही सही है ना, 2 ही स्टेटमेंट सही था, केवल 1 और 2 विकल्प बी। बिहार के भौतिक विभाजन के संदर्भ में दून घाटी की औसत लंबाई कितनी है और यह किन 2 श्रेणियों के मध्य स्थित है? दून घाटी के बारे में पूछा जा रहा है। दून घाटी के बीच की जो है 24 किलोमीटर लंबाई होगी। रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच है। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बिहार की भूगर्भीय संरचना के अनुसार विंध्यन समूह की चट्टानों का विस्तार मुख्य रूप से सोन नदी के उत्तर में पाया जाता है। इन चट्टानों में कौन सा खनिज निक्षेप सबसे अधिक पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पाइराइट्स और चूना पत्थर सबसे ज्यादा होगा, और यह रोहतास कैमूर जिला में सबसे ज्यादा। बार बार मैं बताया हूं, रोहतास और कैमूर चूना पत्थर के लिए बहुत ज्यादा फेमस। बिहार के टाल क्षेत्र के संदर्भ में विचार करें। मोकामा से लखीसराय तक यह विस्तृत या निम्न भूमि क्षेत्र किस काल में निर्मित हुआ है और इसकी ढाल किस दिशा की ओर है? इसका सही जवाब हो जाएगा क्वार्टरनी काल है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। टाल क्षेत्र जो गंगा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है और निम्न भूमि क्षेत्र है, क्वार्टरनरी काल में हुआ है इसका निर्माण। पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी बिहार के किन क्षेत्र में सबसे अधिक विस्तृत है और इसमें किन तत्वों की कमी पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी रोहतास, गया, पटना। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है इन क्षेत्रों में। क्लियर है? बिहार सरकार की 7 निश्चय 2.0 योजना के तहत सुलभ संपर्कता इजी कनेक्टिविटी का प्रमुख लक्ष्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रमुख शहरों में बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण। विकल्प सी सही जवाब। बिहार के नोनिया विद्रोह 1770-1800 का मुख्य कारण क्या था? ये नोनिया विद्रोह जो है ना, सोरा के व्यापार पर लगाया जाता था और अंग्रेजों का एकाधिकार था, शोषणकर्ता ये अंग्रेज जो थे, इसी के लिए सोरा का व्यापार करते थे। और नोनिया समाज से बहुत कम कीमत, लगभग 2 से 4 रुपये प्रति मन, मन मतलब होता है 40 किलो। ठीक है, बिहार में ना 1 मन मतलब 40 किलो होता है। इस पर सोरा खरीदते थे 2 से 4 रुपया में, 40 किलो सोरा खरीदते थे, 2 से 4 रुपया में खरीदते थे, जिस पर नोनिया लोग अधिक लाभ के लिए से चोरी छिपे अन्य व्यापारी को बेचते थे। फिर अंग्रेजों ने इस पर कराई करना शुरू कर दिया था और आर्थिक शोषण भी करता था। तो उस समय हाजीपुर हो गया, तिरहुत का क्षेत्र, सारण, पूर्णिया का क्षेत्र में यहाँ पर विद्रोह हो गया। विद्रोह के फलस्वरूप क्या होता है कि सारण, तिरहुत, हाजीपुर, पूर्णिया जिला सबसे ज्यादा यहाँ पर सेंटर में आ जाता है। और 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक लंबे समय तक, लगभग 30 वर्ष तक ये युद्ध चला था, जहां पर अंग्रेज द्वारा सोरे के व्यापार पर नियंत्रण और उत्पादक के बीच उचित मूल्य न देने के कारण यहाँ के लोग विद्रोह किए थे। और ये लंबा था, कितने साल तक? 3 साल तक, 30 ईयर तक चला था, 1770 से 80 तक, 1800 तक। सबीना अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में नखास पिंड नामक स्थान पर नमक कानून भंग करने हेतु एक बड़ा केंद्र बनाया गया था? ये पटना में बनाया गया था, नकास कोना, अभी भी वहां पर इस जगह का नाम है। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गठित स्वदेशी लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहां पर चुनना है। देखिए, इसकी स्थापना मई 1930 में हुई थी, बिल्कुल सही दिया गया। औपचारिक बैठक में स्वदेशी लीग की स्थापना होती है,
इसके अध्यक्ष सर अली इमाम बनाए जाते हैं। कौन बनते हैं? सर अली इमाम इसके अध्यक्ष बनते हैं और बी दत्त इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। कौन? बी दत्ता। ठीक है, तो इमाम इसके अध्यक्ष बनते हैं, सच्चिदानंद इसके सचिव थे। तो सच्चिदानंद सचिव नहीं थे बल्कि उपाध्यक्ष थे। क्या थे ये? उपाध्यक्ष बने थे, उपाध्यक्ष बनते। तो ये वाला गलत है, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा विकल्प ए। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के तहत जरीबाना और महासिलाना क्या था? महासिलाना और जरीबाना जो था ना उस समय में, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा भाई, बताना जरा। ये ना सर्वेक्षण शुल्क और कर संग्रह शुल्क होना चाहिए, विकल्प बी। ठीक, आगे देखिए, बिहार में केंद्रीय विधायिका के क्रमिक विकास के संदर्भ में किस वर्ष बिहार और ओडिशा के विधान परिषद की पहली बैठक बांकीपुर में हुई थी, जिसे परिषद का स्थापना वर्ष माना जाता है? आसान सा जवाब दे दीजिए भैया, 20 जनवरी 1913 का डेट था, विकल्प बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भोला पासवान शास्त्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और देखना कौन सा सही है। ठीक है, पहला है वह बिहार के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही है, अनुसूचित जाति के थे, 1968 में बने थे पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री, एससी के मुख्यमंत्री, और राजनीति का संत भी इनको कहा जाता है। और इसी समय राष्ट्रपति शासनकाल भी लगा था, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, दूसरी बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। तो ये ना 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, कब से कब तक? एक बार 1968 में बने, फिर 1969 में, फिर 1971 में शपथ लिया, 3 बार। ठीक है, तो 2 बार नहीं, ये कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सके थे, तो ये वाला गलत हो गया, 2 बार नहीं बने थे, तीसरी बार में कार्यकाल पूरी नहीं किए थे 1971 में। चलिए आगे देखते हैं। अब कूट के हिसाब से तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है। बिहार की मंजूषा चित्रकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तकनीकी रूप से अशुद्ध है, इनकरेक्ट है, कौन सा इसमें से बताइए। तो ये हो जाएगा, इस शैली में केवल 3 रंग का उपयोग होता है, गुलाबी, नीला और पीला। तो मंजूषा चित्रकला जो अंग प्रदेश का क्षेत्र है, भागलपुर क्षेत्र का कला माना जाता है, 3 रंग का होता है, गुलाबी, हरा और पीला। गुलाबी नीला नहीं होगा, ये हरा रंग होता है, इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक, और यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध पूछा जा रहा है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना और कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहले सूची में ऐप दिया गया, दूसरे में उसके संबंधित जारी करता। ठीक, नेवर अलोन ऐप, नेवर अलोन ऐप कौन जारी करता है? एम्स दिल्ली के द्वारा जारी हुआ। सुजलाम भारत ऐप, ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा जारी किया गया। समीर 2.0 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, और सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। 2, 1, 3 और 4, 2, 1, 3 और 4 देखिए कौन सा है, 2, 1, 3 और 4 विकल्प डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। एक आता है संचार साथी मोबाइल ऐप, ये जो कि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा ने जारी किया था इन्होंने। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र में पेन्नैयार नदी के जल बंटवारे के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। ये किन 2 राज्य के बीच का विवाद है? आप सभी को पता है, ये तमिलनाडु और कर्नाटक का विवाद है, विकल्प सी सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में सबसे ज्यादा किस मद में खर्च होगी? राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? तो ये राज्य का हिस्सा जो बंटवारा हुआ है, राज्य के हिस्सों में हो जाएगा। राजस्व व्यय कितना है? 41.25 लाख करोड़। ठीक, ब्याज भुगतान कितना हुआ है? 14.04 लाख करोड़। और पूंजीगत व्यय की बात कही जाए तो 12 कितना था, 12 समथिंग था, 12.21 लाख करोड़ था। ठीक है, ये सारा डाटा याद रखना आप लोग, एक बार बजट बिहार का पढ़ लेना और भारत का भी बजट पढ़ लेना। केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन से कर्तव्य विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए हैं? राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए? सबका साथ सबका विकास। ठीक, और आर्थिक विकास में तेजी लाना और आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमताओं का विकास, सारे हो जाएंगे इनमें से सभी, विकल्प डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस देश की शीर्ष अदालत के साथ युवा विधि पेशेवरों को आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा भूटान के साथ समझौता हुआ है ये। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? सही जवाब 5 जनवरी को मनाया गया था। हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? ये पछाड़ा था किसको भाई? तो ये पछाड़ा है चीन को, चीन को पछाड़ दिया भारत ने। इसमें ना थोड़ा सा और एडिट कर लिया जाए तो बेहतर होगा कि कौन सा डे कब मनाया गया था। तो अभी हाल फिलहाल में जनवरी में देखिए तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था, वर्ल्ड ब्रेल डे, अंधों के लिए जो अंधे व्यक्ति हैं उनके लिपि है ये। ठीक, फिर 9 जनवरी को मनाया गया था, 9 जनवरी को लिख लीजिएगा प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। अभी 2026 का देख लेते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे,
विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। फिर उसके बाद 12 जनवरी का मामला आता है। 12 जनवरी को आप सभी को पता है युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। ठीक, उसके बाद आते हैं 15 जनवरी को क्या मनाया गया था, भारतीय थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी। 15 जनवरी के बाद फिर 16 जनवरी को लगातार ले लीजिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है। उसके बाद 16 के बाद एक ही बार आ जाते हैं हम लोग 23 जनवरी। 23 जनवरी को हुआ था पराक्रम दिवस, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। कौन सा? पराक्रम दिवस, छूटना ना चाहिए एक भी। और उसके बाद 24 जनवरी को ले लीजिए। 23 के बाद 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ये तो हो गया भैया जनवरी का पूरा मामला। फरवरी का आप लोग बता देना कमेंट में एक बार। आगे देखिए, ये तो हो गया चीन वाला। 88 देखिए, हाल ही में बिहार के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने किस टाइगर रिजर्व के लिए संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो कैमूर टाइगर रिजर्व है ये, विकल्प बी वाला। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में गण नगाई त्योहार मनाया गया? तो यह मनाया गया मणिपुर में, विकल्प डी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 के तहत। हाल ही में लंबी दूरी के पिनाका गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहां पर किया गया? सही जवाब इसका हो जाएगा कौन सा? चांदीपुर, विकल्प ए। हाल ही में सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता देने वाला संयुक्त राष्ट्र में शामिल दुनिया का पहला देश कौन सा है? ये कंट्री है इजराइल, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। और इजराइल ऐसा करने वाला संयुक्त राष्ट्र का पहला सदस्य देश बन गया है। हाल ही में कहां पर अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का शुभारंभ किया गया? यह हुआ आईआईटी पटना अपने बिहार में, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता कहां पर की है? सही जवाब इसका हो जाएगा नई दिल्ली, अपने भारत में। और यह हुआ था 27 और 28 दिसंबर को, डेट लिख लीजिएगा, 27 एंड 28 दिसंबर, अभी हाल 2025 में। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना क्या है? योजना का प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के अभियान के संदर्भ में विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, बिल्कुल सही है। इसमें 63,000 आदिवासी गांव को शामिल करने का लक्ष्य है। दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिए गए, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए विकल्प सी राइट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। अगला है, बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन है? तो अभी युवा बने हैं दीपक प्रकाश, ठीक है। किनके बेटे हैं आप सभी को पता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होने वाला 13वां खंजर अभ्यास कहां किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा मीसामारी, असम में, विकल्प बी इसका हो जाएगा। हाल ही में केरल का पहला तितली अभयारण्य कौन सा बन गया है? तो ये इसका नाम है तितली अभयारण्य का, कमेंट करो आप लोग, क्या है? अरलम, विकल्प ए हो जाएगा, तितली अभयारण्य। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम बदलकर अभी अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कर दिया गया, भारत का ऐसा अभयारण्य है जो पूरी तरह से तितलियों के लिए समर्पित है, अरलम वाला। कहां पर है ये? तो यह है भैया केरल में। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना के किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है स्वाति शांता कुमार, 31 साल की है ये, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न आज के टेस्ट का, असत्य कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से उत्तर चुनना है। कौन सा कथन? असत्य कथन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर चूज कीजिए आप लोग, ठीक है, इनकरेक्ट। पढ़िए पहला स्टेटमेंट, नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया गया। ये वाला सही है गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेघालय में खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है नोंगक्रेम नृत्य, ठीक है। अगला है, चवांग कुट महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। तो असत्य कथन कौन सा होगा? तो दोनों का दोनों यहाँ पर सही दिया गया ना, दोनों का दोनों सही दिया गया, तो असत्य इसमें कोई है ही नहीं, ना तो 1 ना ही 2, विकल्प डी। पहले